नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जिसका पेपर 3 अगस्त से आपका स्टार्ट है। अभी आपको 101 शिफ्टों का संपूर्ण निचोड़ करा रहे हैं, जहां 2500 क्वेश्चन 25 दिन में कंप्लीट करवा रहे हैं। ऑलरेडी ये क्लास अगर आप देख लोगे तो आज आपका 700 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डे 6 आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में जो है ना आपको 700 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्योंकि एक क्लास मैंने पहले ही करा दिया था ये सीरीज शुरू करने से पहले ही। ठीक है, तो वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स का भी क्लास रेगुलर ही करवा रहे हैं, वो आपको रात में मिल जाएंगे। टॉप 100 क्वेश्चंस, जहां मैं पिछले 18 महीने का करंट अफेयर्स कवर करा रहा हूं और 2000 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, तो वो सब क्लासेस भी आपको देखने चाहिए। मैंने उसका भी अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, वो सारे वीडियो जरूर आप देख लेना। तो शुरू करते हैं साथियों पहले क्वेश्चन से। और देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशुपालन हमें शहद उत्पादन में मदद करता है? बताइए, इनमें से कौन सा पशुपालन है जो हमें शहद उत्पादन में मदद करता है? तो देखिए करेक्ट होगा मधुमक्खी पालन। ये जो साथियों मधुमक्खी पालन है, इसको एपीकल्चर के नाम से आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड यार, एक सेकंड। हाँ, तो देखिएगा, जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी आप पर ऊपर की ओर बल लगाती है, इस स्थिति में प्रतिक्रिया बल क्या होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, पिछली बार पूछा गया सवाल है। तो भाई आपके कपड़ों और कुर्सी के बीच का घर्षण बल नहीं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं, देखिए कुर्सी पर नीचे की ओर लगने वाला आपका भार, ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी आप पर ऊपर की ओर भी एक बल लगाता है। इस स्थिति में प्रतिक्रिया बल क्या होती है कि कुर्सी पर नीचे की ओर लगने वाला आपका भार, यानी आप बैठते हैं तो आपका भार कुर्सी के नीचे की ओर लगता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, किसी पिंड पर कार्य किए जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो किसी पिंड पर कार्य किए जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? देखो, पिंड को विस्थापित होना ये तो आवश्यक है, पिंड पर बल लगाना होगा, ये भी करना होगा भाई, आवश्यक है। बल का एक घटक विस्थापन की दिशा में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पिंड को एक स्थिर चाल से चलना चाहिए, ये गलत है, ये आवश्यक नहीं है। देखिए, किसी पिंड पर कार्य किए जाने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो पिंड को एक स्थिर चाल से चलना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण अभिक्रिया की व्याख्या करता है? बताइए, अवक्षेपण अभिक्रिया की व्याख्या इनमें से किस ऑप्शन में आपको दी गई है? ए में लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, नहीं। वह अभिक्रिया जिसमें केवल रंग परिवर्तन होता है, नहीं। वह अभिक्रिया जिसमें एक गैस बनती है, नहीं। देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अघुलनशील, यानी जो जल में ना घुले, अघुलनशील ठोस बनता है, एक सॉलिड बनता है ना अवक्षेप के रूप में। तो यही ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, कपड़े धोते समय पानी में वॉशिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है? सिंपल सा सवाल है। देखिए, बी करेक्ट होगा, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए भाई। अगला सवाल देखिएगा, मेरिस्टमेटिक उत्तक यानी मेरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? ए में लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, पौधों में आजीवन वृद्धि को संभव बनाना, ये तो सही है, गलत नहीं है। मेरिस्टमेटिक उत्तक सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं से बने होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है, गलत नहीं है। कोशिकाएं छोटी पतली भित्ति वाली सघन कोशिका द्रव्य तथा बड़े केंद्रक वाली होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है मेरिस्टमेटिक कोशिकाएं परिपक्वता पर मृत हो जाती है, जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है यार। मेरिस्टमेटिक कोशिकाएं क्या परिपक्वता पर मृत हो जाती है? नहीं। तो यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर परागण का कारक यानी एजेंट नहीं है? पर परागण का कारक इनमें से कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। तो पर परागण का कारण पशु है, पवन है, प्रकाश भी है, लेकिन जल जो है ना, जल, ये आपका पर परागण का कारक या एजेंट नहीं है। तो जल करेक्ट आंसर होगा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कैपिटल जी के बारे में कौन सा कथन सही लिखा हुआ है? ए में लिखा है यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है जो हर जगह समान होता है, भाई बिल्कुल सही है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा।
बाकी देखो बी में लिखा है यह दो पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, नहीं। यह गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है क्या, स्मॉल जी के बराबर होता है, नहीं। यह पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए, यह सार्वभौमिक स्थिरांक है जो हर जगह समान होता है। अगला सवाल देखिएगा, अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है, बताइए। अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, सिंपल सा सवाल है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वक्रता केंद्र से परे। जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो एक अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, याद रखना। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, पिछली बार पूछा गया सवाल है। तो भाई कैल्शियम सल्फेट विथ हाफ H2O। ऑप्शन नंबर सी। ये जो डी नंबर में लिखा हुआ है ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला है, जिप्सम का, याद रखेंगे। अगला है, अलैंगिक जनन की निम्नलिखित में से किस विधि में कटे हुए या खंडित शरीर के अलग से एक नया जीव विकसित होता है। तो भाई ये किस में होता है, बताइए। अलैंगिक जनन की निम्नलिखित में से किस विधि में कटे हुए या खंडित शरीर के एक अंग से नया एक जीव विकसित होता है, तो विखंडन में होता है ना। विखंडन को खंडन भी बोल सकते हैं हम, खंडन। विखंडन द्विखंडन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ पर विखंडन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व +2 संयोजकता को दर्शाता है, बताइए। इनमें से कौन सा तत्व है जो +2 संयोजकता को दर्शा रहा है, तो बेरियम। भाई बेरियम जो है ना, यहाँ पर आप निकालोगे ना इसकी संयोजकता वैलेंसी, तो बेरियम में +2 संयोजकता आपको दर्शाया जाएगा। देखो, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली के आगे बढ़ने के बावजूद बंदूक में प्रतिक्षेप क्यों होता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि गोली बंदूक पर समान और विपरीत दिशा में बल लगाती है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला सवाल है, एक स्कूल शून्य अपशिष्ट दिवस का आयोजन करता है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति इस पहल में सर्वोत्तम रूप से सहायक होगी, बताइए। एक स्कूल है जो शून्य अपशिष्ट दिवस का आयोजन करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति इस पहल में सर्वोत्तम रूप से सहायक होगी। देखिए, खाद्य अपशिष्ट को नियमित कूड़ेदान में डालना, प्लास्टिक की पन्नी में स्नैक्स लपेटना, एकल उपयोग प्लास्टिक कटलरी का उपयोग, केले के पत्तों का पुनः उपयोग योग्य प्लेटों में भोजन परोसना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जा रहा है, तो वहाँ पर ये अपशिष्ट वाले इसका प्रयोग करोगे कि क्या आप इसका किसका प्रयोग करोगे, जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल का। तो ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, जब प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरता है तो क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश किरण ठीक है, जब प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरता है तो क्या होता है। ए में लिखा है, इसका निर्गमन बिना किसी विचलन के होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। देखो, जब प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरता है तो इसका जो निर्गमन होता है वो बिना किसी विचलन के वैसे ही निकल जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तो धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ है ना, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से निर्धारित की जा सकती है। दिए गए कथनों को पढ़कर, ठीक है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए भाई। जहाँ पर दो स्टेटमेंट आपको दे के रखा है। ए में लिखा है, इष्ट कोशिका से निकलने वाला छोटा वल्व जैसा प्रक्षेपण मुकुल कहलाता है, सही है ये। मुकुल निर्माण की श्रृंखला इष्ट की मुकुलन प्रक्रिया में पाई जाती है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही सही है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति आपको दे के रखी है 250 हर्ट्ज। एक पूर्ण कंपन में लगने वाला समय क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आसानी से आंसर कर सकते हैं साथियों। बेसिकली आपको टाइम निकालना है, ठीक है, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको दे के रखी है 250 हर्ट्ज। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर 1/फ्रीक्वेंसी, यही होता है ना। जहाँ पर आपको टाइम ही निकालना है तो 1/फ्रीक्वेंसी, 1/फ्रीक्वेंसी कितना दे के रखा है 250 हर्ट्ज। इसको सॉल्व करोगे तो 0.0
0.004 सेकंड आपका मान निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे के रखा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आबंध बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आबंध है जो बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है? तो कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार का बॉन्ड देखने को मिलता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी आबंध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निलंबन के संबंध में ए में लिखा है निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित कर देती है, यह भी सही है। निलंबन के कण को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी तीनों ही सही है भाई। अगला, गर्म भोजन की गंध दूर तक पहुंचती है क्यों? देखो, जब भी हम कोई स्पेशल चीज़ घरों में बनाते हैं, खाना पकाते हैं, ठीक है, तो वो उसका जो गमक होता है, उसका जो गंध होता है, दूर दूर तक फैलती है। क्यों? क्योंकि देखो, उस भोजन के जो कण होते हैं, जब इसको गर्म किया जाता है तो वो निरंतर गतिमान रहते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले सूक्ष्म नलिका आकार संरचनाओं के नेटवर्क को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसको भाई देखो, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले सूक्ष्म नलिका आकार संरचनाओं के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका। ऑप्शन नंबर बी। संयोजी उत्तक का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण गलत है? संयोजी उत्तक के बारे में कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है ये बताना है। ए में लिखा है अस्थि एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, बिल्कुल भाई सही है। आधात्री जेली जैसा तरल सघन या दृढ़ हो सकता है, बिल्कुल। कोशिकाएं अंत कोशिकीय आधात्री के रूप में अंतर्निहित होती है, ये भी सही है। कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित होती है, ये नहीं, ये गलत है। कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित नहीं होती है संयोजी उत्तक में। ऑप्शन नंबर डी गलत है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, समानांतर श्रेणी में, समांतर संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? तो भाई देखो, जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है ना, जैसे कि 4 ओम और 10 ओम का 2 प्रतिरोध आपको दे के रखा है समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होगा? तो भाई याद रखना, जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा यानी 4 ओम के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए सबसे छोटे प्रतिरोध से माफ करना, इसके बराबर नहीं होगा। जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा यानी 4 है ना सबसे, इन दोनों में छोटा, तो 4 से भी छोटा उसका मान आएगा, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सबसे छोटे प्रतिरोध से छोटा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निलंबन का एक गुण है? बताइए, निलंबन का गुण इनमें से कौन सा एक है? ए में लिखा है विलय कणों को निस्यंद प्रक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, गलत लिखा हुआ है। कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये भी गलत है। जो निलंबन होता है उसको नग्न आंखों से देखा जा सकता है, अभी मैंने बताया था। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल ये आपका सही है। निलंबन का एक गुण यही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में जैविक आवर्धन की परिघटना में योगदान देने की उच्च संभावना होती है? बताइए, इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसमें जैविक आवर्धन की परिघटना में योगदान देने की उच्च संभावना होती है? तो करेक्ट आएगा पीड़कनाशी में। देखो, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए पीड़कनाशी। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम के 3 प्रतिरोधक एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ में धारा कितनी होगी? ऐसे क्वेश्चन देखकर घबराने की कोई बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और ऊपर से श्रेणी क्रम में जब पूछे तब तो और इजी हो जाता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में आपका जो कुल प्रतिरोध होता है सिंपली इनको जोड़ा जाता है। तो इनका कुल प्रतिरोध कितना होगा? आर बराबर 4 और 8 12, 12 और 12 24, यानी 24 ओम आपका कुल प्रतिरोध निकल के आ गया। अब ओम के नियम से हम जो है इसकी धारा कितनी है वो निकाल लेंगे। ओम का नियम क्या कहता है? V = IR, V = IR। जहाँ पर I का मान निकालना अगर है तो V/R हो जाएगा। V का मान दे के रखा है 12 वोल्ट, R आपको कितना दे के रखा है? तो R आपको दे के रखा R अभी हमने निकाला था ना 24, तो भाई 1/2 और 1/2 0.5 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्तक में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं जिसके संकुचन और शिथिलन से संचालन होता है? तो याद रखना पेशीय उत्तक में पेशीय उत्तक। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किस अवलोकन ने
यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश आयतन रिक्त है। बताइए, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किस अवलोकन ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश आयतन है वो रिक्त है यानी खाली है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी से सीधे गुजर गए थे ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, यदि प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल या तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था ना, क्या होगा? श्रेणी क्रम में कुल या तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? सभी को जोड़कर। तो सभी एकल प्रतिरोधों का योग। देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सभी एकल प्रतिरोधों का योग भाई, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध, गुणनफल नहीं, योग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कायिक प्रबंधन का एक लाभ है? तो बताइए इनमें से कौन सा कायिक प्रबंधन का एक लाभ है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, इससे केले जैसे बीज रहित पौधों का प्रबंधन संभव होता है। बिल्कुल ये सही है। इसके लिए पर परागण की आवश्यकता होती है? नहीं। सभी नए पादप आनुवांशिक रूप से अपने जनक पौधों से भिन्न होते हैं? नहीं। इस प्रकार उगाए गए पौधों में फल लगने में अधिक समय लगता है? नहीं। जबकि ये जो कायिक प्रबंधन होता है इसमें फूल और फल जल्दी आते हैं। तो ये गलत लिखा हुआ है, ए आपका सही होगा। आगे देखिए प्रोपेनॉन किस समजातीय श्रेणी से संबंधित है? प्रोपेनॉन जो है ना, ये कीटोन से संबंधित है, कीटोन समजातीय श्रेणी से। तो कीटोन आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष को सही ढंग से परिभाषित करता है? बताइए कौन सा कथन है जो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष को सही ढंग से परिभाषित करता है? देखिए ए में लिखा है, फोकस और बिंब से होकर गुजरने वाली रेखा। नहीं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में आपको बताना है। ध्रुव पर स्पर्श रेखा। नहीं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा। बिल्कुल भाई, मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए लिखा हुआ है कि प्रबल अम्लों और प्रबल क्षारों के लवण का पीएच 7 पर उदासीन होता है। बिल्कुल, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारों का जो लवण होता है उसका पीएच मान 7 होता है, यानी वो उदासीन होता है। तो ये तो आपका सही कथन लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में जो है ना आपको सही कथन दे के रखा है, तो ए तो सही है आपका, ए सही है, ठीक है। बी में लिखा है सोडियम क्लोराइड एक उदासीन लवण का उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड बिल्कुल प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही है। आगे देखिएगा, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति दे के रखी है आपको 250 हर्ट्ज। इसका आवर्तकाल अभी मैंने आपको बताया था 0.004 सेकंड आएगा, ठीक है। प्रिज्म से आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच कोण को क्या कहा जाता है? तो इसको विचलन कोण कहा जाता है, मैंने पहले भी पढ़ाया है। देखो अगला सवाल है, एक चिकनी गेंद, देखो एक चिकनी गेंद दोनों ओर आनत आदर्श घर्षण रहित तल पर विराम अवस्था में है। गेंद को बाईं ओर से छोड़ा जाता है, ठीक है, और स्थिर स्थिति 1 में दाएं तल का अनाति कोण छोटा होता है तथा स्थिति 2 समतल में अनाति कोण 0 होता है। गेंद समान रूप से आनत वाली स्थिति की तुलना में क्या होगा? देखो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन था इसमें एक फ़ोटो दिया हुआ था, मैं फ़ोटो आपको बना देता हूँ। फ़ोटो इस प्रकार से दिया हुआ था, फ़ोटो जो है ना आपको इस प्रकार से दे के रखा था, इस प्रकार से दे के रखा था फ़ोटो, ठीक है। और यहाँ से जो है ना ये इस प्रकार से एक फ़ोटो दे के रखा था आपको, ठीक है। और यहाँ पर एक गेंद था, यहाँ पर एक गेंद था, ठीक है। नहीं, मैंने फिगर थोड़ा गलत बना दिया। देखो इस प्रकार से फिगर था, यहाँ पर कहाँ पर बनाऊँ, यह छोटा सा बना रहा हूँ, ठीक है। देखो इस प्रकार से फिगर दिया हुआ था एक ऐसे, फिर इसको ऐसे टेढ़ा, और ये एक सीधी लाइन थी, ठीक है, सीधी लाइन थी, स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर एक गेंद है मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चिकनी गेंद दोनों ओर आनत आदर्श घर्षणशील तल पर विराम अवस्था में है, ठीक है। गेंद को बाईं ओर से छोड़ा जाता है, इस तरफ से छोड़ा जाता है, और स्थिति 1 में दाएं तल का अनाति कोण छोटा होता है तथा स्थिति 2 समतल में अनाति कोण 0 होता है। गेंद समान रूप से अनाति वाली स्थिति की तुलना में क्या होगा? तो देखो बहुत ही अच्छा सवाल है और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि स्थिति 1 में स्थिति 1 जो होगी इसमें अधिक दूरी तय करेगी और स्थिति 2 जो है सदैव गतिमान रहेगा, ठीक है। स्थिति 1 ये तो साथियों आपका अधिक दूरी तय करेगी अगर ये गेंद यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जो है ना
ये सदैव गतिमान करेगी। कैसे? ये गेंद यहाँ पर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है। Na2SO4 का परिकलित सूत्र एकांक द्रव्यमान कितना होगा? देखो सिंपली आपको एकांक द्रव्यमान निकालना है या मोलर द्रव्यमान आपका इसका निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट आप जिसको बोलते हैं। तो देखो सोडियम है, सल्फर है और इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। तो भाई सोडियम, सबसे पहले सोडियम लिखते हैं। देखो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और इस 11 होता है, लेकिन इसका परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है, ठीक है। तो 23 Na2 है ना, तो 23 × 2 कितना हो जाएगा? 46 हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद सल्फर है, तो सल्फर 16 परमाणु क्रमांक और इसका जो परमाणु भार होता है वो 16 परमाणु संख्या, तो परमाणु भार इसका 32 होता है। 32 सल्फर एक ही है तो 1 यानी 32 हो जाएगा। और ऑक्सीजन देखो O4 है, तो एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु भार 16 होता है। तो 16 × 4, ठीक है, कितना हो जाएगा? 64। इन चारों को जोड़ो जरा, कितना होता है? 12 का 2 और इधर 13 और 1 14, 142 UMU आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, रसायन विज्ञान में आयन क्या होता है? बताइएगा रसायन विज्ञान में आयन क्या है? तो देखिएगा रसायन विज्ञान में आयन क्या होता है? तो एक आवेशित परमाणु या अणु। रसायन विज्ञान में आयन क्या होता है? केवल न्यूट्रॉन वाला एक परमाणु नहीं, एक आवेशित परमाणु या अणु होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? देखिए सब्जी के छिलके ये तो है, अपशिष्ट कागज ये भी है, खराब हुआ भोजन ये भी है, लेकिन प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ए में लिखा है बल एक सदिश राशि है जिसे न्यूटन में मापा जाता है, बिल्कुल सही है। बल एक अदिश राशि है, जूल में मापा जाता है। बल एक सदिश, जूल में, ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखिए, चिप निर्माता पैकिंग से पहले चिप्स के बैगों को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं? सिंपल से कारण है इसका कि ऑक्सीकृत ना हो, इसलिए। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नाइट्रोजन गैस विकृत गंधिता को रोकता है, यानी ये जो है इसको संचारित होने से रोकता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में किसी संतति को प्रत्येक अणु के कितने गुणसूत्र आणविक रूप से मिलते हैं? तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में किसी संतति को प्रत्येक गुण के कितने गुणसूत्र आनुवांशिक रूप से मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक माता पिता से एक गुणसूत्र। माता से एक गुणसूत्र, पिता से एक गुणसूत्र। आगे देखिए, आर्किमिडीज के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है ऊपर की ओर बल लगता है जो विस्थापित तरल के भार से कम होता है, गलत है। नीचे की ओर बल लगता है जो विस्थापित तरल के भाग के बराबर होता है। यहाँ पर ये नीचे की ओर बल नहीं लगता है, नीचे की ओर तो बल लगता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि ऊपर की ओर बल लगता है जो विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जटिल स्थायी उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। तो देखिएगा, जटिल स्थायी उत्तक के बारे में कौन सा कथन सही है भाई? ए में लिखा है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है जो संवहन में मदद करते हैं और संवहनी बंडल बनाते हैं, बिल्कुल यही सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, किस प्रकार का विलयन प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से जल को कोशिका से बाहर स्थानांतरित कर देती है जिससे कोशिका संकुचित हो जाती है? तो याद रखना, अति परासारी विलयन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार का विलयन प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से जल को कोशिका से बाहर स्थानांतरित कर देता है जिससे कोशिका संकुचित हो जाती है? तो अति परासारी विलयन में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए बताइएगा कौन सा कथन सत्य है। ए में लिखा है कम समय में अधिक कार्य करने का अर्थ है कि शक्ति अधिक है, बिल्कुल। कार्य बढ़ने पर शक्ति घटती है, गलत। शक्ति और कार्य एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, गलत। किया गया कार्य शक्ति को प्रभावित नहीं करता, गलत। ये सही है कि कम समय में अधिक कार्य करने का अर्थ है कि शक्ति अधिक है। आगे देखिए, अयस्क में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अवांछित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो गैंग कहा जाता है, गैंग। धावन सोडा किस यौगिक को गर्म करके बनाया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को गर्म करके भाई
आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव समूह में लिंग निर्धारण पर्यावरण या तापमान के कारण होता है? तो कुछ सरीसृपों में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, कौन सा कथन है जो कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है समान सामान्य सूत्र, समान रासायनिक गुणों और CH2 समूह द्वारा भिन्न क्रमागत सदस्यों वाले यौगिकों की एक श्रेणी। बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में से अलैंगिक जनन की कौन सी विधि जनक यानी पादप पेरेंट प्लांट के खंडित हिस्से से एक नए पादप का निर्माण करती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है जो जनक पादप यानी पेरेंट प्लांट के खंडित हिस्से से एक नए पादप का निर्माण करती है? बताइए वो कौन सी विधि है? तो ऑप्शन नंबर ए खंडन में, फ्रेगमेंटेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप ओजोन परत के क्षरण में योगदान देता है? तो ऑप्शन नंबर बी CFC आधारित रेफ्रिजरेंट और स्प्रे कैन का उपयोग। अगला सवाल है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जब बल किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाता है तो क्या होता है? देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि वस्तु का संवेग लगाए गए बल की दिशा में बदल जाएगी। ठीक है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो क्या होता है? तो वस्तु का संवेग जो होता है लगाए गए बल की दिशा में बदल जाता है। किसी तरंग की चाल v की गणना किन दो तरंग गुणधर्मों का गुना करके की जाती है? तो चाल बराबर क्या होता है? सिंपली यही आपको बताना है। तो तरंग दैर्घ्य गुने फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी आवृत्ति, हर्ट्ज। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी तरंग की चाल आप कैसे निकालते हैं भाई? तो तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति को गुना करके। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूरॉन में मुख्य घटक कौन से होते हैं? न्यूरॉन में द्रुमिकाएं, डेंड्राइट्स होती हैं, कोशिकाकाय होता है और तंत्रिकाक्ष होता है। तो यहाँ पर जो है ना तंत्रिकांत नहीं तंत्रिकाक्ष होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर बी जो है ये मुख्य घटक होते हैं, याद रखना, द्रुमिका, कोशिकाएं और तंत्रिकाक्ष। ठीक है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन। आगे देखिए, अगला सवाल है, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से आरंभ होने वाले जनन को क्या कहा जाता है? तो नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से प्रारंभ होने वाले जनक को ये लैंगिक जनन कहा जाता है। लैंगिक जनन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का अणु है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही है, समान एक निश्चित अनुपात में है। तो ऑप्शन नंबर ए यही आपका अणु यौगिक का उदाहरण है, यौगिक का अणु है। आगे देखिए, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान एक डैश की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योगफल के बराबर होता है? तो यौगिक में। ऑप्शन नंबर ए कि किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान एक यौगिक की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योगफल के बराबर होती है। तो एक करेक्ट आंसर होगा। एक किसान नदी के किनारे रहता है लेकिन उसके क्षेत्र के नहर तंत्र को जलाशय से अनियमित जल आपूर्ति मिलती है। सिंचाई के लिए उसे आदर्श रूप से क्या अपनाना चाहिए? तो रिवर लिफ्ट सिस्टम भाई, नदी लिफ्ट तंत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, द्रव्यमान m और त्रिज्या r वाले ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजन क्या होता है? तो देखो द्रव्यमान m और त्रिज्या r वाले ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का जो व्यंजन होता है वो स्मॉल g बराबर होता है gm/r²। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र जो है दर्पण के पीछे होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गोल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। गोल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में लिखा है अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये बिल्कुल सही है। जब वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है तो वस्तु की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। ये यार धनात्मक होगी ना, गलत है ये, तो गलत आपको चुनना था, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखो ये सही लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, सही है। वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, ये भी सही है। यू का मान तो ऋणात्मक होता है ना, लेकिन बी आपका सही है, बी आपका गलत है, यही आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, एक ही पदार्थ के दो तार ए और बी की लंबाई समान है लेकिन तार ए का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तार बी के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का 2 गुना है। उनके प्रतिरोधों यानी RA और RB का अनुपात क्या होगा? तो भाई 1:2, 1:2 इसको निकालोगे तो आपका मान आएगा।
क्लोरीन परमाणु के Kl और M सेल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होगा। देखो KLMN 4 कोष होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 2n², इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। तो K में पूछा है तो 2n के जगह पर K का मान रखेंगे, K का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और 1 × 2 2 आएगा, यानी 2 हो गया एक तो आपका, ठीक है। और L कोष में पूछा है तो L का निकालेंगे कैसे, 2 n के जगह पर L, यानी L का मान 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 2 8, यानी 2 8 आ गया। और एक क्या पूछा है M कोष में, तो M क्या है 3 है ना, तो n के जगह पर हम 3 रखेंगे, 2 × 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 2, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी कितना होता है, 9 दूनी आपका 18 होता है, 18 होता है ना, 2 8 या 2 8 आपका हो गया 10 और 18। तो M कोष में वितरण, तो देखो क्लोरीन का जो है ना, क्लोरीन का परमाणु संख्या आपका 17 होता है, तो 2 और 8 10 हो गया। और अंतिम कोष में कितना आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2 8 7 जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एथेनॉल अम्ल की, देखो एथेनोइक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। भाई काफ़ी अच्छा सवाल है, तो ऑप्शन नंबर सी देखो, एथेनोइक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब कराते हैं तो उससे हमें एक तो सोडियम एथेनोएट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ठीक है। एक कण की गतिज ऊर्जा शून्य है, एक कण है जिसकी गतिज ऊर्जा शून्य है, तो कण की गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, बताइए। यही कि यह विराम अवस्था में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, वायु कोष यानी एल्वियोली किस प्रकार के उपकला उत्तक से बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो फेफड़ों की कोशिकाओं में ये वायु कोष होता है, ठीक है, एल्वियोली जिसको आप बोलते हैं साथियों। ये किस प्रकार के उपकला उत्तक से बने होते हैं, तो स्थिरीकृत पक्की उपकला उत्तक से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, स्थिरीकृत होती है, याद रखना। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ए में लिखा है गैस कणों के बीच अधिक स्थान होने से उन्हें आसानी से लघु आयतनों में संपीड़ित किया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल ये सही बात है भाई। बी में लिखा है गैस कणों की औसत गतिज ऊर्जा उच्च होती है, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही है। आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है, सिंपल सा सवाल है, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 बनता है भाई। अगला है, केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए में लिखा है केंद्रक कोशिकीय जनन में एक मुख्य भूमिका निभाता है, ये तो सही है। केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, ये भी सही है। केंद्रकीय झिल्ली एक अरंध्रीय और दृढ़ संरचना वाली होती है, ये गलत है। डी में लिखा है केंद्रीय झिल्ली एक द्विपरतीय संरचना होती है, ये आपका सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो सी गलत ही चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल है साथियों, किसी कण का वेग, ठीक है, किसी कण का वेग समय ग्राफ ऋणात्मक प्रवणता वाली एक सरल रेखा है, यह कण की गति के बारे में क्या इंगित करती है। ए में लिखा है यदि कण धनात्मक दिशा में गति कर रहा है तो उसकी गति धीमी हो रही है, बिल्कुल यही सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यदि अम्ल वर्षा के पानी के एक बूंद नीले लिटमस पर पड़ जाए तो क्या होगा। अब अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये नीला को लाल कर देगा, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक विद्यार्थी एक चमकते बल्ब के टर्मिनलों पर एक वोल्ट मीटर को जोड़ता है, वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो वोल्ट मीटर क्या मापेगा, बल्ब का विभवांतर मापेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मादा, देखिए मादा मानव में जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, जब भाई अंडा निषेचित नहीं होगा तो रजोधर्म होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी मासिक धर्म। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस कार्बन अपरूप में परमाणु षटकोणीय परत संरचना में व्यवस्थित होती है जिसमें परतों के बीच दुर्बल बल होता है, तो याद रखना ग्रेफाइट में। अगला सवाल है, पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है, बताइए, मैंने आपको बताया था। ए में लिखा है क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर ताप से निम्न ताप की आवश्यकता होती है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब चीनी को जल में विलीन किया जाता है तो चीनी के कण क्या होते हैं, देखो जब चीनी को जल में मिलाओगे यानी ये समांगी मिश्रण है,
और समांगी मिश्रण में पार्टिकल्स बहुत पास पास घुल मिल जाते हैं तो आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं वहीं पर चले जाते हैं चीनी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको सब कुछ दिखे। देखो, निम्नलिखित संयोजी उत्तकों को उनकी सही विशेषताओं से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है, आंसर करिए। देखिए क्या आंसर आएगा। देखो, एरियोली उत्तक, एरियोली उत्तक भाई इसका कार्य क्या होता है? ये अंगों के बीच रिक्त स्थान को भरता है या फिर संरचनात्मक सहारा प्रदान करता है। क्या होगा? देखो तो साथियों, एरियोली उत्तक जो होता है ना भाई, ये क्या करता है? ये अंगों के बीच रिक्त स्थान को भरता है, यानी ए जो है एक के साथ मिलेगा। कंकाल उत्तक क्या करता है? तो कंकाल उत्तक जो होता है ना, कंकाल उत्तक बेसिकली कंकाल उत्तक ये संरचनात्मक सहारा प्रदान करते हैं और घर्षण को कम करते हैं, यानी ये दो के साथ आपका हो जाएगा। स्नायु क्या करते हैं? स्नायु क्या करते हैं बताइए? देखिए, स्नायु यानी लिगामेंट के बारे में बात की जा रही है। तो लिगामेंट क्या करता है साथियों? लिगामेंट क्या करता है? देखो, लिगामेंट क्या करता है ये आपको बताना है। तो लिगामेंट की बात करें तो रेशेदार उत्तक जो अस्थि से अस्थि का संबंध बनाता है, लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, यानी सी जो है आपका 4 के साथ मिलेगा और डी जो है आपका 3 के साथ मिल जाएगा। 3 में क्या है? कांड्रा। कांड्रा क्या करता है? रेशेदार, यानी देखो कंडारा क्या करता है? रेशेदार उत्तक जो मांसपेशी से अस्थि का संबंध बनाए रखते हैं। कंडरा यानी टेंडन के बारे में बात की जा रही है। तो 1 2 4 3, देखो बी में है 1 2 4 3, बी आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा इस तरह से आप मिला के इसका आंसर कर सकते थे। देखो, निम्नलिखित में से क्या प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा? एक चीज़ याद रखना, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी आपका 17 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो 100 मीटर की दूरी पर एक चट्टान बिल्कुल प्रतिध्वनि सुनाई देगी क्योंकि 17 मीटर से अधिक है। ठीक है, 30 मीटर की एक दूरी पर एक ऊंची इमारत, इसमें भी सुनाई देगी। 50 मीटर की ऊंची दूरी पर एक पर्वत, इसमें भी सुनाई देगी। क्या 10 मीटर की दूरी पर एक दीवार से आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी? नहीं। शर्त क्या है? न्यूनतम 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। तो यह 17 मीटर से कम है, यानी इसमें प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, एक राइफल से लाइट बुलेट चलाई जाती है। ठीक है, तो राइफल का वेग बुलेट के वेग से इतना कम क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और राइफल का द्रव्यमान अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए, v मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से गतिमान m kg द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा का सही सूत्र क्या होगा? सिंपल सा सवाल है, हाफ mv² होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। चलिए, पादपों में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में लिखा है, पराग को पुंकेसर से बातिकाग्र तक अंतरित करना आवश्यक होता है। बिल्कुल। मादा जनन कोशिकाएं अंडाशय में उपस्थित होती है। बिल्कुल। ठीक है, परागकण सीधे अंडाशय में चले जाते हैं? नहीं यार, ये गलत है। पादपों में लैंगिक जनन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि परागकण सीधे अंडाशय में कैसे चला जाएगा। डी में लिखा है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पराग का अंतरण विभिन्न कारकों द्वारा होता है, सीधे थोड़ी चला जाता है। तो ये जो है गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर कम क्यों होती है? बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना से कम होता है। कितना कम होता है? 1/6 कम होता है। आगे देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने पर अम्ल और क्षार दोनों का एक उभयनिष्ठ लक्षण है? देखिए, दोनों नीले लिटमस को लाल कर देते हैं? नहीं। दोनों धातु कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं? नहीं। डी सही है कि दोनों ऐसे आयन उत्पन्न करते हैं जो जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। बिल्कुल भाई, अम्ल हो या चाहे क्षार लवण हो, दोनों ही जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, याद रखना। आगे देखिए, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि कोई चुंबक एक धारावाही चालक पर बराबर और विपरीत बल लगाता है? तो ये एम्पियर ने सुझाव दिया था। एम्पियर याद रखना, एम्पियर ऑप्शन नंबर ए। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि कोई चुंबक एक धारावाही चालक पर बराबर और विपरीत बल लगाता है? तो एम्पियर ने। रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी प्रयोग के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। ए में है, नाभिक अधिकांश आयतन घेरता है? नहीं।
अल्फा कण इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक में मौजूद होता नहीं। डी में लिखा है अधिकांश अल्फा कण बिना विपेक्षित हुए गुजर गए, जिससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त स्थान है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखिए, एक बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक कोशिका जीव की उत्तरजीविता में कैसे सहायता होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। तो ऑप्शन नंबर डी श्रम विभाजन का पालन करके, याद रखना। एक बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक कोशिका जीव की उत्तरजीविता में कैसे सहायता होती है? तो श्रम विभाजन का पालन करके भाई। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोर क्षार प्रक्रिया में निर्मित नहीं होता है? तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस आपका निर्मित होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है, क्लोरीन गैस निर्मित होता है, सोडियम कार्बोनेट निर्मित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या जैविक आवर्धन का कारण बन सकता है? तो जैविक आवर्धन का कारण इनमें से कौन बन सकता है? तो पीड़कनाशी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ना, पीड़कनाशी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद किससे अपसारित होती प्रतीत होती माफ करना यार, उत्तल दर्पण, देखो एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण है, ये परावर्तन के बाद, ठीक है, किस प्रकार से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है, यही आपको बताना है। तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये मुख्य फोकस से अपसारित हो रही है। ऑप्शन नंबर ए मुख्य फोकस से। अगला सवाल है, लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह आपको चुनना है। देखो ए में लिखा है, यह जीवों को बदलते वातावरण के अनुकूल ढालने में मदद करता है, ये तो सही है। यह दो जनकों के डीएनए को जोड़ता है, ये भी सही है। यह समरूप क्लोन उत्पन्न करता है क्या लैंगिक जनन? नहीं, ये गलत है यार, यही आपका आंसर होगा। यह प्रजातियों के अस्तित्व के लिए विविधताएं उत्पन्न करता है, बिल्कुल, लेकिन सी गलत है, सी आपका आंसर होगा। गैसों को द्रवीभूत करने की स्थितियाँ कैसी होगी? तो बताइए, ऑप्शन नंबर बी, गैसों को द्रवीभूत करने की स्थितियाँ बढ़ता दाब और घटता तापमान होगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर विघटित होकर बिना बुझा चूना देता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इनमें से कौन सा पदार्थ है जो गर्म करने पर विघटित होकर बिना बुझा हुआ चूना देता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या दर्शाती है? भाई रिएक्टिविटी सीरीज क्या दर्शाती है? धातुओं की क्रियाशीलता के घटते क्रम की सूची, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मानवों में वृद्धि हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक स्राव हमारे शरीर को नियंत्रित और समन्वय में मदद करता है? तो याद रखना हार्मोन, ए करेक्ट होगा। अगला है, यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर सामने वस्तु रखी है, तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा भाई? तो दर्पण होगा समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण, प्लेन मिरर। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिएगा, ए में लिखा है, यह बल धारा से स्वतंत्र होता है नहीं, बल चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है नहीं, बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होता है नहीं, बल चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, 2 kg का एक पिंड 3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान है, उस पर कार्यरत बल कितना होगा? सिंपल सा सवाल है यार, F = m/a, ठीक है। तो F का मान ही निकालना है, तो m3a आपको देखो एक सेकंड, m आपको 2 kg दे के रखा है और a यानी त्वरण आपको 3 दे के रखा है, तो 6 न्यूटन इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सा सवाल था। तो साथियों 700 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इसी तरह 2000 क्वेश्चन पूरे 2500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना। रात में करंट अफेयर्स का सेशन आपको मिलेगा और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सारी वीडियोस देख लेना, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।